हेलो एवरीवन, मनी रूट्स की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड की सीरीज आई होप कि आपको बहुत पसंद आ रही होगी। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज के बारे में, जो कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही जगह पे पैसा लगाती है। बट अगर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप या जरूरत पड़ने पर कॉल भी कर सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करके उसके यूनिट्स को बाय करके अपने जो भी आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसको पूरा कर सकें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सैमको में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस से चलते हैं हम अपने मुद्दे पे और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कैनेडा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज के बारे में। अभी आप इसका नोटिस करो, इसका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, लार्ज कैप या जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करती है और लंबे समय में, ताकि आपका पैसा अप्रिशिएट हो सके। लंबे समय का मतलब है कि 5 साल 10 साल में आपके पैसे को, इवन 3 ईयर प्लस भी अगर देखा जाए तो आपके पैसे को एक अच्छा खासा एक रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं, एक वेल्थ जनरेट करके दे सके। बट एक चीज का आपको हमेशा म्यूचुअल फंड स्कीम में ध्यान रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड स्कीम में कभी भी जो आपका पैसा है वो कोई फिक्स रिटर्न आपको डिलीवर नहीं करता है। जैसे कोई प्रॉमिस नहीं होता कि अभी जैसे लास्ट 5 सालों में 15.5% का सीएजीआर ग्रोथ दिया है तो आगे भी आपको इतना ही देगा ही देगा। इस चीज की कोई एश्योरेंस नहीं होती है, ये आपको खास करके बस ध्यान रखना चाहिए। बट हम लोग को क्या करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए हमको स्टडी करते हैं, ताकि हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को चेक कर सकें कि जो अभी तक सीएजीआर ये जो ग्रोथ मेंटेन की ये आगे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वरना अब सोचो, अगर ये सब इतना नहीं होता, अगर फिक्स रिटर्न होता तो हम सिर्फ इसके रिटर्न को देख करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर ही लेते, फिर इतनी स्टडी करने की जरूरत ही क्या थी। बट फिक्स रिटर्न नहीं होता है, इसी वजह से हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जिसे फंड साइज भी कहते हैं, 14,000 करोड़ का है, जो कि अच्छा है। और इसका एनएवी 180 का है। यहाँ मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अभी 2 वीडियो पहले भी मैंने मिराई एसेट जो इमर्जिंग फंड के बारे में बताया था, उसका भी जो एनएवी था वो 100 प्लस था। तो मैंने उस वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि कभी भी आपको एनएवी को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसको मैं अभी बाय करूं ना करूं। पूरा रीजन मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और ये जो डेटा है ये 12 अगस्त तक का है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में कभी देखोगे तो हो सकता है कि लाइव जब इसको कभी आप देखने जाओ तो थोड़े से वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। रिस्कोमीटर में ऑब्वियस सी बात है वेरी हाई कैटेगरी में, क्योंकि ये ज्यादातर जो पैसा है इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगाती है। अब मेन मुद्दे की बात कि हम लोग ये देखें कि हम अगर अभी से, क्योंकि ये था इनका पास्ट कि अभी तक कैसा इसने परफॉर्म करा है, क्या क्या इनका हो गया है। पर हम तो ये देखेंगे कि हम अगर अभी इसके यूनिट्स को बाय करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, किस सेक्टर में जाएगा, किन कंपनीज में जाएगा, कौन इसे मैनेज करेगा, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, कितना रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। इन सारी चीजों को हम शॉर्ट में एक बार देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि कौन कौन से सेक्टर में इन्होंने पैसा लगा रखा है, कि हमारे जो अभी यूनिट्स हम बाय करेंगे तो किन सेक्टर में बाय डिफॉल्ट पैसा लगेगा। तो आप देखोगे कि लगभग इनका 18% जो पैसा बैंक में है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियों में लगभग 11% है, फार्मास्यूटिकल में लगभग 6.5% है, फाइनेंस में लगभग 6.5% है, केमिकल में ये 4.7% और बाकी अदर जो इक्विटी है उसमें 48% तक का पैसा लगा हुआ है। अगर देखो, एक चीज को समझना कि कभी भी ऐसा माना जाता है कि कोई भी देश अगर आगे बढ़ता है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो ऐसा माना जाता है कि उनके बैंक्स जो है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से आप नोटिस करोगे कि जितने भी जो लार्ज कैप या जो लार्ज कैप और मिड कैप के जो कॉम्बिनेशन वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं, इनका ज्यादातर जो पैसा होता है वो बैंक में ही लगा होता है। दूसरी चीज जो आप नोटिस करो कि इंडिया में जो आईटी हब है ये बना रही है अपने आप को, और तेजी से जाइंट कंपनीज बन रही है, तो आईटी में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस वजह से आप नोटिस करना कि ज्यादातर में सब जो फर्स्ट सबसे ज्यादा होल्डिंग होगी वो बैंक्स में होगी, और सेकंड जो सबसे ज्यादा होगा वो आईटी सेक्टर मतलब सॉफ्टवेयर इन सब चीजों में ज्यादा होगा। आप हमेशा कभी नोटिस करना। तो बाकी चीजें भी आप इसके साथ देख सकते हो कि आपको बस पता होना चाहिए सारी चीजें कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अब मैं टॉप इनके 10 जो होल्डिंग्स है वो आपको दिखाई देता हूँ, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, बजाज, मिंडा इंडस्ट्री, एयरटेल, चोलामंडलम फाइनेंस। तो ये सारी वो 10 इनके 10 इन्वेस्टमेंट है जिसमें इनका पैसा लगता है। इनका मतलब कि हम अगर इसके यूनिट्स को बाय करते हैं तो हमारा पैसा ऐसी कंपनियों में लगेगा अभी, कि अगर ये कंपनी आगे ग्रोथ करती है तो बाय डिफॉल्ट हमारा पैसा भी ग्रोथ करेगा। तो इस चीज को आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब देख लेते हैं कि फंड मैनेजर कौन है। तो भाई मिस्टर से श्री दत्ता जी हैं, जिनको लगभग 15 सालों का एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे एक चीज देखना कि ये इसको 2019 से इसको मैनेज कर रहे हैं। मतलब हार्डली देखा जाए तो 20 21 ये 22, अभी मतलब इनको 3 साल इनको कंप्लीट होने वाला है।
तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस चीज का यूज आगे जब मैं रिटर्न आगे आपको बताऊंगा तो वहां मैं यूज करूंगा कि इनको लगभग 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिटर्न की ओर। कि आप यहाँ पे देखोगे कि पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट का हम देख लेते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको वन टाइम की रिटर्न देखने चाहिए। अगर आप चाहते हो एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना, मतलब आप पर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा, तो आपको एसआईपी की रिटर्न को देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके वन टाइम इन्वेस्टमेंट से कि अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए इसमें डाले होते तो लगभग आपका पैसा 1,95,000 रुपए के आसपास बन चुका होता। और अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो लगभग 2 लाख ही बना होता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा है? क्या 3 साल में भी लगभग 1,95,000 1 लाख का बन गया, और 5 साल पहले भी डाले होते तब भी सिर्फ 2 ही लाख बनता, मतलब कि उसके प्रीवियस में सिर्फ 9,000 का ग्रोथ था बस। तो एक्चुअल में ये बिल्कुल सही है, ये सही डेटा है। एक्चुअली जब आप इस म्यूचुअल फंड्स की स्कीम की जब आप हिस्ट्री देखोगे तो 2000 करीब मतलब जो 19 से पहले, मतलब जो 18 इन सब के पहले 2 साल में इसने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लगभग एक ही जगह के आसपास ही घूमती रही थी। बट उसके बाद जब जो नए या तो ये जो फंड में चेंज हुए या जो भी हुआ, पर उसके बाद से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म या तो किया है, या फिर ध्यान रखना मैं दो चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि हमें को थोड़ा सा रिस्क भी लगता है। या तो जो नए फंड मैनेजर हैं इन्होंने कुछ बदलाव किए जिसकी वजह से इसने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए, या फिर आपको पता होगा कि कोरोना वायरस आया था, मार्केट में एक अच्छा डिप आया था, उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है, बहुत बड़ी। तो उसकी वजह से क्या पता लास्ट 3 साल में इनका बहुत अच्छा रिटर्न दिख रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज है, एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको फंड मैनेजर का नाम बताया आप इसको दोबारा से देख लो, मैं दिखा देता हूँ। इनके बारे में आप जाकर के चेक कर सकते हो कि ये और किस किस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं, और उनमें ये कितने प्रतिशत का रिटर्न ये लोग जनरेट करते हैं। और कोशिश करना है ऐसे फंड को देखने की जिन्होंने कम से कम 5 साल से ये मैनेज कर रहे हो। तो इससे आपको की 15 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली बहुत सारे फंड्स आपको दिख जाएंगे जिसमें 5 साल से मैनेज कर रहे हैं। तो आपको अगर वहां पे अगर ये दिखता है कि 14%, 15%, 13%, मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर ये दिखता है कि हाँ 13, 14, 15 के बीच में है, अगर आपको बाकी फंड जो मैनेज कर रहे हैं, तो ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ जो लास्ट 3 ईयर में जो रिटर्न जनरेट किया है वो सिर्फ कोरोना वायरस के बाद जो अचानक से मार्केट बहुत ऊपर उठा था, सिर्फ उसके वजह से नहीं, इन फंड मैनेजर का भी बहुत अच्छा रोल था। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। बट मेरा कहना है कि मेरा और आपका पैसा जब लगता है तो हमारी भी मेहनत का पैसा होता है। तो आंख बंद करके ऐसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम पे नहीं लगा देना चाहिए, हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप प्लीज जा करके एक बार जरूर देख लेना कि अगर कितना है। और आई होप कि मुझे लगता है कि ये जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर हैं इस स्कीम के, उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा जिसके वजह से कुछ चेंजेस किए होंगे अदर अदर होल्डिंग्स में, जिसकी वजह से ये अच्छा रिटर्न जनरेट हो सका, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप भी एक बार उसको देख लेना। एसआईपी की रिटर्न की अगर आप बात करूं, जो कि मैं हमेशा बहुत प्रेफर करता हूं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं थ्रू एसआईपी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अच्छा मानता हूं रेदर देन कि आप एक बार में पैसा डाल दो। क्योंकि जब आपने एक बार में पैसा डाला तो उस टाइम मार्केट उठा हुआ था या गिरा हुआ था, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अगर आपको मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मुझे तो लगता है उस कंडीशन में हमें एसआईपी ही करनी चाहिए, एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा। तो मैंने यहाँ पे मान के चलें कि अगर आपसे 5,000 रुपए मंथली भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करते, हालांकि आप 2,000 भी कर सकते हो, 1,000 भी कर सकते हो, 10,000 भी कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। पर मैंने 5,000 का एग्जांपल लिया कि अगर आपने करना शुरू किया होता 3 साल पहले तो लगभग आपको 2.5 लाख तक का रिटर्न आता, और 5 साल पहले शुरू किया होता तो लगभग 4,80,000 का। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिख जाएंगे, जबकि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा था। क्योंकि हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी 5 साल में बढ़ गई, जहाँ 1,80,000 वहां 3 लाख हो गया, बट रिटर्न भी उस हिसाब से बढ़े। क्योंकि जब ये बता रहा हूँ कि जब 2 साल बीच में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं थे तो वहां पे इसके एनईवी में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम जितने भी लोगों ने बाय किया, और अगर उसको तीसरे साल ना बेच करके अगर 2 साल और मतलब टोटल 5 साल तक अगर होल्ड कर दिया होगा, तो उनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी रिटर्न उनको मिल रहा होगा यहाँ पे। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहला तो आप अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम आपको सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा कि कब उसको खरीदना है कब उसको बेचना है, इस चीज की जितनी ज्यादा आपको समझ होगी उतना ही ज्यादा आप पैसा इस मार्केट में बना पाओगे। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी चीजें आगे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जानना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी कुछ निश वीडियो बनाता चलाऊंगा। तो आपको हो सकता है कि सारी चीजें समझ में आ जाएगी आने वाले वक्त में। एक झटके में तो ना मुझे समझ में आई थी, और हो सकता है पता नहीं आप इंटेलिजेंट हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप मेरे जैसे हो तो थोड़ा समय लग सकता है। तो वापस हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि रिस्क रेशियो जो मैं हमेशा देखता ही हूँ
कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका, बीटा क्या है, और स्टार पे रेशियो। ये चीज मैं हमेशा तीनों देखता हूँ। ये किस लिए देखना जरूरी है? क्योंकि जितना भी रिटर्न इन्होंने अभी तक बनाया है, जैसे 15.5% का ये जो आपको शो कर रहे हैं कितना सीएजीआर इनका रहा है, तो ये आगे भी ये रह पाएगा नहीं रह पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीटा है, वॉलेटिलिटी है, जितना कम होगा उतना ही बेहतर होता है। शार्पे रेशियो एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है कि कितना रिस्क लेकर कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ स्टेटमेंट को, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो अच्छा है, बीटा कम होगा तो अच्छा है, शार्पे रेशियो ज्यादा होगा तो अच्छा है। तो यहाँ पे कैटेगरी का एवरेज लिखा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे और भी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है। इन पे हालांकि मैं इस पे एक्सिस पे वीडियो बना चुका हूँ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड पे वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो इन सब का जो एवरेज है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो यहाँ लिखा हुआ है, बीटा का यहाँ लिखा हुआ है, शार्पे रेशियो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें इन तीनों का एवरेज से कंपेयर करते हैं कि हमारा जो आज इस पे वीडियो बना रहे हैं कैनेडा पे, तो ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप नोटिस करोगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये होना तो कम चाहिए पर एवरेज से ज्यादा है। पर पर्सनल स्पीकिंग ये बहुत ज्यादा नहीं लगा, मतलब 20.08 से 20.94 कोई बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं इसको कंपेरेटिवली मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये हमारे पैरामीटर मतलब ठीक है, कि जितना एवरेज है उसी के लगभग बराबर ये भी है। इसी साथ साथ अगर बीटा भी देखोगे तो ये भी हालांकि कम होना चाहिए, पर यहाँ पे ज्यादा है, तो मैंने रेड तो लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादा है 0.96 0.96, पर इतना भी ज्यादा नहीं है। ये थोड़ा मतलब एवरेज जो इनका चल रहा है उसी के लगभग इक्विवेलेंट ही चल रहा है, तो मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूँ कि ये ठीक है। शार्पे रेशियो मुझे काफी अच्छा लगा, जहां 0.69 होना चाहिए इसका जो एवरेज है, वो यहाँ पे 0.82 है, तो ये पर्सनली बहुत अच्छा है। बट अगेन कह रहा हूँ कि इस ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें देखकर आप खुश हो जाना कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए। आपको जो मैंने बनाई है अभी रिसेंटली एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पे और मेरा एसेट पे, इनको भी जाकर के जरूर देख लेना, क्योंकि इन दोनों का ये जो पैरामीटर है ये कंपेरेटिवली मुझे इससे ज्यादा बेटर लग रहा था, इवन रिटर्न भी। तो आप जाकर के उसको भी एक बार देख लेना, और फिर उसके बाद इन तीनों में से सेलेक्ट करना कि आपको पर्सनली किस पे ज्यादा बिलीव है, कि नेक्स्ट 3 ईयर 5 ईयर या जितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, जो कि लार्ज कैप और प्लस मिड कैप दोनों पे ही पैसा लगाती है, तो कौन सा ज्यादा आपको रिटर्न दे सकती है, आप उसको जरूर देखना। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी एक पर रिस्क नहीं ले सकता, तो आप टॉप 2 चूज कर लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी कोई चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम पर अगर वीडियो बना दूं, तो प्लीज आप मुझे बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी नॉलेज आपको मिला है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना या थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। और ऐसे लोगों को जरूर शेयर करना जो म्यूचुअल फंड स्कीम ये सब चीजें सीखना समझना चाहते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग। आज के लिए मुझे लगता है काफी हो गया, इतनी सारी चीजें हमने देख ली इसके बारे में। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।